पुराने वक्तों में ये इलाका दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर हुआ करता था। यहाँ के लोगों ने ऐसी इनोवेशंस की जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। कंपास, प्रिंटिंग कागज और बारूद जैसी इनकलाबी इजादात दुनिया के इसी रीजन में हुई। ये लोग दुनिया भर में बड़ी बड़ी मुहिम्मात की क़यादत करते थे और ये था चीन, जिसे उस वक्त मिडिल किंगडम कहा जाता था। और इसके बिल्कुल साथ यहाँ इंडिया है। ये पूरा इलाका उस वक्त आलमी मईशत का मरकज हुआ करता था, लेकिन 1800 की दिहाई के आसपास हालात बदलने लगे। दुनिया के दूसरे कोने में, जिसे वेस्ट कहा जाता है, यानी यूरोप और अमेरिका में एक बड़ी इनकलाबी तब्दीली आ रही थी। साइंस की तरक्की, मशीनें, हथियार, ट्रेनें, गाड़ियां, एयर फ्लाइट्स, बम, फैक्ट्रियां और नए जदीद शहर वजूद में आ रहे थे। इन नई टेक्नोलॉजीज के साथ इन मगरबी मुमालिक ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। चीन अपनी अजीम तहजीब के बावजूद मगरबी ताकतों का सामना न कर सका। जब बरतानिया ने बड़ी तोपों के साथ चीन के दरवाजे पर दस्तक दी, तो चीन ऐसी फौजी ताकत का मुकाबला न कर सका और बरतानिया को अपनी जमीन देने पर मजबूर हो गया, जिसके नतीजे में हांगकांग बरतानिया के कब्जे में चला गया। चीन में सनती इनकलाब मगरिब की तरह नहीं आया था और 1800 की दिहाई के वस्त तक चीन की आलमी माशी हैसियत में जवाल आना शुरू हो गया था। उससे भी एक सदी बाद जब चीन पर उसके पड़ोसी मुल्क यानी जापान ने हमला कर दिया, तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। चीन अब पहले जैसा खुशहाल मिडिल किंगडम नहीं रहा था, बल्कि ये एक ऐसा मुल्क बन गया था जो बैरूनी ताकतों के कब्जे में था और यहाँ के लोग गुर्बत का शिकार हो चुके थे। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई, तो मगरब ने पूरी दुनिया के लिए एक नया माशी और मालियाती निजाम बनाया। ये निजाम पहले ही मगरब में कामयाबी से चलने वाले माशी मॉडल पर मबनी था, जिसे कैपिटलिज्म कहा जाता है। कुछ हद तक सरकारी निगरानी के साथ फ्री मार्केट और अमीरों और कॉरपोरेशंस पर ज्यादा टैक्स इस माशी निजाम को कामयाब बना रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही कैपिटलिज्म कई मुमालिक के लिए एक तरह का मोजज़ा भी साबित हुआ, जिसने जर्मनी, फ्रांस और जापान की तामीर नौ में मदद की। मगरब में बहुत से लोगों के लिए जंग के बाद का कैपिटलिज्म एक जादुई नुस्खा था जो हर चीज को ठीक कर रहा था। ये इतना कामयाब हो रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मानने लगे थे कि हुकूमत को मईशत से दूर ही रहना चाहिए और मार्केट को अपनी रफ्तार से चलने देना चाहिए। इस माशी निजाम का बुनियादी नजरिया ये था कि कंपनियां उन लोगों से सरमाया हासिल करेंगी जो कंपनी के शेयर्स के मालिक होंगे, और बाद में यही कंपनीज बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस बन गई और इन कॉरपोरेशंस का वाहिद मकसद अपने मालिकान या शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना था। मिल्टन फ्रीडमैन, जो कि गैर महदूद कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसके अपने अल्फाज के मुताबिक कारोबार की समाजी जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा बढ़ाना है, और उस वक्त भी कैपिटलिज्म के कारोबार का यही एक वाहिद असूल था। शेयर होल्डर्स के लिए शॉर्ट टर्म मुनाफा बढ़ाना पूरे मुआशरे के लिए फायदा मंद समझा जाता था। और अगर आप अदादो शुमार देखें तो अमेरिका और मगरब में मिल्टन फ्रीडमैन का ये नुक्ता नजर किसी हद तक दुरुस्त साबित हुआ। 19वीं और 20वीं सदी में इस मॉडल से मगरब में जबरदस्त खुशहाली देखने में मिली और अमेरिकी मईशत तेजी से तरक्की करने लगी। ओके वेट हियर, लेकिन चीन का क्या हुआ? हम तो चीन और इसकी मईशत के बारे में बात कर रहे थे ना, तो चीन पर वापस आते हैं, जो उस वक्त मिडिल किंगडम हुआ करता था। जब अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज कॉर्पोरेट बेस्ड फ्री मार्केट या कैपिटलिज्म के फैलाव से तरक्की कर रही थी, उस वक्त चीन मुसलसल जवाल का शिकार हो रहा था। सरमायादाराना निजाम में शामिल होने की बजाय चीन ने इस मॉडल की मज़ाहमत की, यानी रेजिस्ट किया, और वन पार्टी सिस्टम के तहत कम्युनिस्ट मॉडल की तरफ मुड़ गया, जिसकी क़यादत मौजे तंग कर रहे थे। इस फैसले ने चीन के आलमी मईशत की खुशहाली में शामिल होने के तमाम तर इम्कानात खत्म कर दिए और 1970 की दिहाई तक चीन शदीद गुर्बत का सामना कर रहा था। किसी वक्त में इंतहाई खुशहाल रहने वाली ये सल्तनत अपने अरूज के बरअक्स तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी, लेकिन यही वो वक्त था जब ये सब कुछ बदलने वाला था। चीन एक मर्तबा फिर अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर खींचकर उन्हें खुशहाल जिंदगी देने वाला था। दरअसल 1970 की दिहाई में चीन में एक नए रहनुमा डेंग जाओपिंग ने इक्तदार संभाला। उनका मकसद 150 साल ह्यूमिलिएशन और जवाल को खत्म करके चीन को दोबारा एक सुपर पावर बनाना था। इस दौरान चीन के हमसाया मुमालिक आलमी सरमायादाराना मईशत में शामिल होकर तरक्की की मनाजिल तय कर रहे थे और लोगों को गुर्बत से निकाल रहे थे। डेंग ने सिंगापुर का दौरा किया, जहां इमिग्रेंट चाइनीज फ्री मार्केट से भरपूर फायदा उठा रहे थे और खुशहाली हासिल कर रहे थे। इस सब से मुतासिर होकर उन्होंने माओ की नाकाम माशी पॉलिसियों से हटकर चीन की मईशत को दोबारा तामीर करने के लिए सरमायादाराना निजाम के कुछ पहलुओं पर तजर्बा करने का फैसला किया। यहाँ डेंग के लिए डबल चैलेंज था। उसे चीन की मईशत को तो दोबारा तामीर करना ही था,
लेकिन साथ ही मुल्क में वन पार्टी सिस्टम को भी बहाल रखना था, यानी सेंट्रल पावर को कंसंट्रेट करते हुए मार्केट को आजाद करना था। इसीलिए डेंग ने बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया और शुरू में साउथ चाइना के एक छोटे से विलेज पर तवज्जो मरकूज की। इसी गांव पर पहला तजुर्बा क्यों किया गया, इसका जवाब इस गांव की लोकेशन में छुपा हुआ है, जो बरतानवी कंट्रोल वाले हांगकांग के करीब था और सरमायादाराना मईशत की वजह से यहाँ कदरे खुशहाली थी। डेंग ने इस छोटे से कस्बे को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का स्टेटस दे दिया, जहां गैर मुल्की कंपनियां फ्री मार्केट प्रिंसिपल पर इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। और उस वक्त में हांगकांग ने वेस्टर्न इन्वेस्टर्स और कम्युनिस्ट चीन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था। ये अब भी सोशलिस्ट निजाम ही था, लेकिन चाइनीज कैपिटलिस्ट खसूसियात के साथ। इनसे शुरू होती है चाइनीज कॉपी पेस्ट तरक्की, या फिर कॉपी एंड पेस्ट विद सम मॉडिफिकेशन, आप जो भी कहना चाहें। लेकिन जो कुछ बाद में हुआ वो शायद तारीख का सबसे हैरानकुन माशी मोजज़ा था। ये छोटा सा मछेरों का एक गांव चंद हजार लोगों और चावलों के खेतों से बढ़कर एक बड़ा सनती शहर बन गया, जहां की आबादी 1 करोड़ से भी ऊपर चली गई, जबकि एवरेज इनकम $1 पर डे से बढ़कर $30,000 सालाना तक पहुंच गई। यही तरक्की फिर बाद में पूरे चीन में फैल गई। जल्द ही चाइना के कई शहर खुसूसी इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए मुख्तस कर दिए गए, यानी एक सोशलिस्ट मुल्क में सरमायादाराना निजाम यानी कैपिटलिज्म तेजी से फैलने लगा। चीन की सस्ती लेबर की वजह से मजीद गैर मुल्की कंपनियां वहां आने लगी और इस सब ने चीन को एक तरह की दुनिया की फैक्ट्री बना दिया, जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में यूरोप और अमेरिका के मुकाबले टैक्स ना होने के बराबर थे और लेबर भी कई 100 गुना सस्ती थी। चीन ने दीगर एशियाई मईशतों के ट्रेंड्स को कॉपी किया और आखिरकार उन सब को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया। इस साल ग्लोबल जीडीपी में 50% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले एशिया का होगा। ये एक बड़ी इक्तिसादी तब्दीली है, इसीलिए 21वीं सदी को एशिया पैसिफिक सेंचुरी कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि इस सदी में यही एशिया पैसिफिक रीजन इंटरनेशनल पावर प्ले का सेंट्रल स्टेज होगा। ओके वेट हियर, ये तो कहानी का सिर्फ एक रुख है, जिसमें कैपिटलिज्म की शक्ल में एक ऐसे माशी निजाम की बड़ी शानदार कहानी नजर आती है जिसने लाखों लोगों को गुर्बत से निकाला और एक मुल्क को बज़ाहिर रातों रात माला माल कर दिया। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। मेरे पास यहाँ एक इंतहाई जबरदस्त ग्राफ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये कुछ यूं नजर आता है, आइए जरा इसे देखते हैं और इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीन के अरूज के गुज़श्ता 30 सालों के बारे में हमें क्या बताता है। यहाँ एक्स एक्सिस पर दुनिया भर के लोगों को उनकी आमदनी यानी इनकम के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, जिन्हें 10% के फर्क के साथ मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो यहाँ नीचे वाले लोग वो हैं जो दुनिया के सबसे निचले 10% में शामिल हैं, फिर 20% का ग्रुप है और इसी तरह आगे बढ़ते हुए यहाँ ऊपर वाले लोग दुनिया के सबसे अमीर तबके में आते हैं, यानी 90% कैटेगरी में। वहीं दूसरी साइड में यानी वाई एक्सिस पर दिखाया गया है कि इन सब लोगों की इनकम में पिछले 35 ईयर्स के दौरान कितना इजाफा हुआ है, यानी वो वक्त जब शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट अपने अरूज पर थी और चीन इंतहाई तेजी के साथ तरक्की कर रहा था। चलिए अब देखते हैं कि पिछले 35 सालों में इन ग्रुप्स की आमदनी में कितना इजाफा हुआ है। सबसे निचले 10% अफराद की आमदनी में तकरीबन 75% इजाफा हुआ, जो कि काफी बेहतर है। ये वो लोग हैं जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में रहते हैं और सबसे कम इनकम जनरेट करते हैं। वहीं 20 से 30% ग्रुप की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ, जो कि पिछले 35 सालों में 125% और इससे भी ज्यादा है। और ये चीन और दीगर एशियाई ममालिक की नई मिडिल क्लास है, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन की वजह से जबरदस्त माली तरक्की हासिल की, यानी उनके लिए ये सिस्टम वाकई कार आमद साबित हुआ। ओके, अब हम आते हैं 50, 60, 70 और 80वीं परसेंटाइल पर मौजूद लोगों की तरफ। ये बुनियादी तौर पर मगरबी ममालिक के मिडिल क्लास लोग हैं। इनकी आमदनी बहुत सुस्त रफ्तारी के साथ बढ़ी है, जो कि पिछले 35 सालों में सिर्फ 50% या इससे भी कम है, जो कि सालाना 1% से थोड़ा सा ज्यादा बनता है और बाकी के मुकाबले में ये बहुत ही कम इजाफा है। अब तक की सूरत-ए-हाल देखकर ये समझ आती है कि चीन में सनती तरक्की से वहाँ की वर्किंग क्लास ने जबरदस्त फायदा उठाया, जबकि अमेरिका और मगरिब की वर्किंग क्लास की आमदनी में बहुत ही कम इजाफा हुआ। लेकिन अब जरा ये देखें कि जब हम 99वीं परसेंटाइल पर मौजूद लोगों की तरफ बढ़ते हैं, यानी दुनिया के सबसे अमीर तरीन 1% लोग, इसके लिए हमें ग्राफ को थोड़ा सा मजीद खींचना पड़ेगा ताकि तफसील और ज्यादा वाज़ेह हो सके। ये वो लोग हैं जिनकी आमदनी दुनिया में सबसे ज्यादा है।
तो आइए देखते हैं कि पिछले 35 सालों में इनकी आमदनी किस तरह बढ़ी है। आप देख सकते हैं कि इनकी आमदनी में धमाका खेज इजाफा हुआ है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू कैपिटलिज्म, जिसकी वजह से पिछले 35 सालों में इनकी आमदनी 3 गुना बढ़ गई है। याद रखें कि ये डाटा दुनिया की हर मईशत के पिछले 35 सालों का है और ये ग्राफ दुनिया के हर शख्स को दिखाता है, मुझे भी और आपको भी। तो ये हमें दिखाता है कि शेयर होल्डर कैपिटलिज्म जो कि मगरिब से निकलकर एशिया और दुनिया भर में फैला, इस निजाम में असल जीत किन लोगों की हुई और कौन लोग ऐसे हैं जिनकी हार हुई है। 1% क्लास को इस सिस्टम ने सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने शेयर होल्डर कैपिटलिज्म और ग्लोबलाइजेशन की तरक्की से गैर मामूली फायदा उठाया। तो ये है वो ग्राफ जो कैपिटलिज्म के इस मॉडल और चीन के अरूज को समझने के लिए एक इंतहाई मुफीद तरीका है। ओके, अब इस सब को समेटते हुए कोई बेहतरीन सा नतीजा अक्स करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चीन के अरूज की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कैपिटलिज्म ने किस तरह करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला है, लेकिन ये ग्राफ हमें इस कहानी का दूसरा रुख भी दिखाता है कि कैपिटलिज्म का ये मॉडल किस चीज को फरोग देता है और किस तरह ये तमाम तर दौलत को महज चंद हाथों में मरकूज कर देता है। अगर हम वाकई इस किस्म की इन्वेस्टमेंट के असरात को समझना चाहते हैं तो हमें इसके तमाम पहलुओं पर गौर करना होगा, ना कि सिर्फ इसके मुस्बत पहलुओं पर। तो फिर हल क्या है? क्या सोशलिस्ट निजाम ही सोल्यूशन है? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोल्यूशन ये नहीं है कि कैपिटलिज्म को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया जाए, बल्कि हमें इसे मजीद बेहतर बनाना होगा, इसे तरक्की देना होगी। कैपिटलिज्म का एक नया मॉडल बनाना होगा जो ये सोचने पर मजबूर करे कि हम बिजनेस और ग्लोबलाइजेशन को किस तरह माशरे के हर तबके की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा मॉडल जिसे पुराने जमाने के मिल्टन फ्रेडमैन शायद नापसंद करें, लेकिन आज के ज्यादा से ज्यादा कारोबारी इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि हमें इसकी अशद जरूरत है। आज की हमारी दुनिया में वाज़े तौर पर कुछ ऐसे खास लोग मौजूद हैं जो दुनिया भर के वेल्थ फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये मॉडल ना सिर्फ आबादी के बड़े हिस्से के लिए नुकसानदेह है, बल्कि ये मुस्तकबिल में इंसानी आज़ादी पर गुलामी के गहरे साए भी फैला रहा है। रोकफेलर ग्रुप और ब्लैक रॉक जैसी बड़ी अमेरिकन कंपनियां पहले ही मार्केट पर अपनी अजारादारी की वजह से आलमी तनकीद का निशाना बन रही हैं। और अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि एक प्राइवेट कॉरपोरेशन आखिर किस तरह इतनी ताकत हासिल कर सकती है कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर गवर्नमेंट को भी कंट्रोल कर ले, तो आप यहाँ क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ब्लैक रॉक कंपनी के क़याम से लेकर उसके दुनिया भर में फैले हुए कारोबार और बिजनेसेस के साथ गवर्नेंस पर उसके कंट्रोल की पूरी कहानी डिटेल में बताई है। इसके अलावा अगर आप यूरोप पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली के इन्फ्लुएंस और दुनिया भर की दौलत पर इस खानदान के कब्जे की कहानी जानना चाहते हैं तो इस पर मेरी 2 अलग से वीडियोस मौजूद हैं। एक वीडियो में मैंने इस फैमिली के दौलत हासिल करने की स्ट्रेटेजी को बहुत डिटेल के साथ बताया है, जबकि दूसरी वीडियो में यूरोपीय जंगों में इस खानदान के किरदार को बेनकाब किया है। आपको ये दोनों वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।